प्रवृत्ति, ट्रेंडिंग नाम नहीं सुना क्या? ट्रेंड का मतलब है कि आपने, हाँ बिल्कुल सही। ये भी इसका मतलब ये नहीं है, उसने जो कहा वो भी सही नहीं है ज़्यादा। जैसे हम ये कहते हैं कि आजकल नया ट्रेंड क्या है, यानी कि आजकल चलन में क्या है, ठीक है। ये मत बोल देना कि फोक चल रहा है, वो बहुत पुराना हो चुका है। अभी फिलहाल तो कोरोना भी नहीं, कोरोना की दवाई चल रही है, वैक्सीन। ऐसे ही जब ये सारणी बनी तो इसके भी कुछ ट्रेंड थे। ट्रेंड मतलब कि इसके अंदर हम सारणी को जब पढ़ेंगे तो कहाँ क्या चीज़ कैसे चलती है, या कहाँ क्या चीज़ होगी जो आपको क्या दिखाएगी। क्लियर है ना? जैसे कि अगर मैं अपने चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ का ट्रेंड ये है कि आपको जहाँ रेड लाइट दिखेगी रुकना पड़ेगा, जहाँ ग्रीन लाइट होगी चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको यू टर्न लेना है तो आप पूरे चौक से घूम के आओगे, ये नहीं कि वहीं से कल्टी मार लो, नहीं ना। ये ट्रेंड है, इसे हम कहते हैं ट्रेंड। यानी कि वहाँ उसके रूल क्या है, उसको अगर आपको चंडीगढ़ के अंदर रहना तो कौन से रूल मानने ही पड़ेंगे, है ना। यही आवर्त सारणी जब आपके सामने आएगी तो आप उसको देख के क्या क्या रूल मानोगे, वही है आवर्त सारणी के ट्रेंड। समझ में आई? चलो, तो अब मैं एक बार थोड़ी सी आवर्त सारणी आपके लिए बनाता हूँ। अब आवर्त सारणी के अंदर मैंने ये कहा कि जो तत्व है ना, उनका जो कॉम्बिनेशन, जो 92 तत्व मेन है अपने पास, उनको हमने ऐसे और ऐसे अलग अलग कॉर्नर या खानों में हमने बांट दिया है, बॉक्सेज में बांट दिया है। तो ऐसे जो बॉक्सेज बनते हैं ना, ऐसे ये टोटल 18 बनते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ जो तत्व आएंगे उनको बोलेंगे ये पहले समूह के तत्व हैं, ये दूसरे समूह के तत्व हैं, ये तीसरे, चौथे, पाँचवें और 18 तक जाएंगे। क्लियर है? अब मुझे बताओ, मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो ABCDEFGHI, और 18 से आकर 18 से के बाद आगे कहाँ जाएंगे? पानी में नहीं, यहाँ से शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी 18 के बाद जैसे ही 19वां तत्व आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, यानी पहले और 19वां तत्व हो वो एक ही समूह में है। क्लियर है? ऐसे ही दूसरा और 20वां तत्व हो वो एक ही समूह में है, ठीक है। तीसरा और 21वां तत्व एक ही समूह में है। क्लियर है ना? ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। ये है अपना इसका एक ट्रेंड हुआ। क्लियर है कि आपको पता होना चाहिए ये सारे तत्व एक समूह में है। क्लियर है इतना सबको? अब दूसरी चीज़, ऐसे हमने कितने लाइनों में बांटा इनको? 18 में, 7 में। ऐसे जो लाइनों में होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे है पहला, मान लेता हूँ एक तत्व है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इन 1 2 3 इनको क्या बोलेंगे? ये कैसे हैं? ये एक ही आवर्त में है। क्लियर है ना? इधर जो आएगा 19, इधर 19 के बाद इधर 18 जोड़ो 19 में, 19 में 18 जोड़े कितने आए? 37। इतना पहचान लोगे सारे के सारे? हाँ। समूह और आवर्त सबको समझ आए कि नहीं? यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था कि क्षितिज लाइन, ऐसी जो लाइनें होती हैं ना जिनको हम हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्षितिज लाइन में जो तत्व होंगे उनको हम वो बनाएंगे आवर्त, और जो ऐसे खड़ी लाइनों में, या हिंदी में उनको बोलते हैं ऊर्ध्व या वर्टिकल। क्लियर है? वर्टिकल लाइन में जो तत्व होंगे वो क्या बनाएंगे? समूह, ठीक है। 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। इतनी चीज़ सबको याद रहेगी क्या? यही मैंने इसके अंदर बताई है जो अभी हमने लिखा था। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं, ओवरडोज हो जाती है ना किसी भी चीज़ की। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से करो वरना आपको टाइम कम मिलेगा फिर। ये हमने अपना एक बॉक्स या वो बना लिया है, ठीक है, आवर्त सारणी का। क्लियर है इतना? अब इसके बाद जब हमें अब क्या करना है, प्रोटॉन की संख्या देखनी है, और प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तत्व है उनके वो नेक्स्ट वाले ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। मान लो इसके अंदर मैंने सबसे पहले जो आया, जब इनको व्यवस्थित, अब इनको हम वो नहीं करेंगे जैसे मेंडलीव के अंदर हमने अभिक्रिया भी लिखी थी, सारी चीज़ें, ठीक है ना। सबसे पहले जो आ गया वो था हाइड्रोजन, जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन था। क्लियर है? इसके बाद जो आया वो था हीलियम, वो यहाँ आया क्योंकि इन वालों के साथ। अब क्या होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक समूह में जो तत्व आएंगे ना, सबके रासायनिक गुण और भौतिक गुण लगभग एक समान होंगे, ठीक है, जैसा कि मेंडलीफ ने बताया था।
एक समूह वाले सारे तत्वों के गुण धर्म भी मैच होंगे और उनकी संयोजकताएं बताओ फिर मैच होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है ना, क्योंकि गुण मैच हो गए मतलब संयोजकताएं, सब गुण कैसे वो दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या उनकी संयोजकता है, वो धातु है कि अधातु है, वो दिखने में कैसे है, वो ठोस है कैसे हैं, ये सारे गुण लगभग मैच करेंगे, ठीक है ना। किन किन के मैच करेंगे? जो एक ही ग्रुप में या एक ही समूह में होंगे, क्लियर है। अब जो एक ही आवर्त में होंगे उनके साथ क्या होगा? तो उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर एक एक प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, क्लियर है ना। जैसे यहाँ से यहाँ पहुँचे तो एक प्रोटॉन बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचे फिर एक बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँचे फिर एक बढ़ जाएगा, क्लियर है ना। अब हाइड्रोजन पहले वाले तत्व, पहले वाले जो समूह है उसके साथ मैच हो रहा था, हीलियम है इनमें से किसी के साथ मैच नहीं हो रहा था, इसके साथ जाके मैच हो रहा था, क्लियर है। तो हमने 18वें वाले समूह में रख दिया, क्लियर है क्या सबको। अब मैंने कहा था कि हर एक समूह में बढ़ते बढ़ते एक प्रोटॉन बढ़ना चाहिए, यानी हाइड्रोजन के पास अगर एक प्रोटॉन है तो हीलियम के पास कितने हो जाने चाहिए? 18 हो जाने चाहिए। फिर हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हीलियम के पास तो 2 ही प्रोटॉन थे। इसका सॉल्यूशन अब कैसे करेंगे? तो इसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन है अगर आप सोचो तो। हाँ, बीच वाले जो समूह हैं वो गायब कर देंगे, यानी कि ये समूह है ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल इसने बनाई थी, जो यहाँ लगी हुई थी, जो यहाँ पे स्थान है वो खाली क्यों है? हीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। नियोन के पास कितने प्रोटॉन होंगे? 10 प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। बीच में से ये देखो, ये हमने काटे क्यों, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। वो इसलिए काटे क्योंकि जब हमने बोरोन की अलग अलग अभिक्रियाएं करवा के देखी, जैसे मेंडलीव ने करवा के देखी थी, तो इसका जो गुण है ना, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, वो इस वाले समूह के साथ, ये जो 13वां समूह है इसके साथ इसके मैच हो रहे थे, क्लियर है। इसलिए बोरोन को यहाँ रखना ज़रूरी था, यहाँ रखना ज़रूरी था। एक और कंडीशन आ गई, वो ये कि बोरोन और बेरिलियम इनके बीच प्रोटॉन का एक ही फर्क था, लेकिन मैंने अभी तक ये पढ़ा है कि इस समूह से अगर आगे वाले समूह में जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों, ठीक है। ऐसे यहाँ जाओगे एक प्रोटॉन और बढ़ जाएगा, और आगे जाओगे एक प्रोटॉन और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक ही प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं आएगा, कोई ग्रुप नहीं आएगा, इससे मतलब कोई एलिमेंट भी, कोई तत्व भी नहीं आएगा। तो जो तीसरा हमारा मेंडलीव का जो तीसरी कमी थी कि भाई हमें पता नहीं चल पा रहा था एक तत्व और दूसरे तत्व के बीच में कितने तत्व आएंगे, यहाँ पे कंफर्म हो रहा है ना कि बेरिलियम और बोरोन के बीच में कभी भी कोई तत्व नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो नई आवृत सारणी थी उनमें यहाँ वाले जो समूह है उनको हटा दिया, क्लियर है ना। अब नियोन के बाद था सोडियम, सोडियम यहाँ पे आया, वो इसलिए क्योंकि इसके साथ इनके गुण मैच हो रहे थे। सोडियम के बाद आया पोटेशियम, पोटेशियम और सॉरी मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सही, समझदार हो गए हो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम यहाँ आना चाहिए था क्योंकि एक ही प्रोटॉन बधा है तो इसके अंदर आना चाहिए था, इस समूह के अंदर आना चाहिए था, लेकिन इस समूह के साथ उसके गुण मैच नहीं होते, उसके गुण जाके यहाँ पे मिलते हैं बोरोन के साथ, तो यहाँ रखना ज़रूरी था, यहाँ रखना ज़रूरी था। तो सीधी सी बात है ये बीच वाले ये नहीं होते ग्रुप। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें यहाँ जगह खाली क्यों हुई, वो इस कारण से खाली हुई, क्लियर है ना। अब एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, पक्का, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है ना। अब इसके बाद आया पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, क्या, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ, आर्गन, क्लियर है। आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, ठीक है। इसके बाद क्या है ये, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और है आगे जो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन तो हम लिख चुके हैं। दूसरे उससे आगे हम बात कर रहे थे बेसिकली ट्रेंड की, कि हमें ये ऐसे दे दिया गया, मान लो यहाँ पे अगर चंडीगढ़ का नक्शा होता तो चंडीगढ़ में हमें पता होता है यहाँ पे चौक है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे ऐसे घूम के जाना है, ऐसे नहीं जाना है, इधर वाली साइड मतलब अगर ऐसे चौक है, इधर से ऐसे ऐसे रास्ते आ रहे हैं तो एक सेक्टर इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। क्लियर है? ये सारे, ये क्या है, ये मतलब एक पर्टिकुलर नक्शा बना हुआ है और उसके अपना ट्रेंड है पढ़ने का, ठीक है ना, प्रकृति है उसकी। ट्रेंड को ही हम बोल देते हैं प्रकृति या प्रवृत्ति, प्रकृति नहीं प्रवृत्ति, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल आए, ये वाली, तो आपको क्या चीज़ें, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। अब इसके अंदर पहला जो इसकी प्रवृत्ति होती है या ट्रेंड होता है वो ये कि अगर हम एक समूह से दूसरे समूह में जाएंगे, किस तरफ, दाईं साइड, इस साइड नहीं, इस साइड, ठीक है ना, राइट साइड जाएंगे तो क्या बदलाव होगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही प्रोटॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन अपने आप बढ़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि परमाणु जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी उनके ऊपर नेट कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है, जब एक प्लस आवेश बढ़ेगा तो उसके साथ ही एक माइनस आवेश भी बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है। ये पहली प्रवृत्ति हुई। दूसरी, उल्टा कर दो उसका, दाईं से बाईं की ओर आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन घट गए। क्लियर है इतना? ये चीज़ सबको ध्यान में आई ना? ये तो हम इसको लेख के तो इसको बनाया है हमने। अब दूसरी, तीसरी चीज़, एक समूह में जितने भी परमाणु, मान लो ये कौन सा समूह कहलाएगा, पहला, ये दूसरा, ऐसे आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। पहले समूह के अंदर जो जो तत्व है सबके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान होंगे, सेम होंगे। क्लियर है? ऐसे ही दूसरे वाले के सेम होंगे। क्या इसके और इसके सेम होंगे? क्या नहीं, सेम नहीं होंगे। एक ये तीसरी प्रवृत्ति हो गई। क्लियर है? इसके बाद फोर्थ वन, जो इससे थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वो क्या, वो ये कि अगर इसके अंदर हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे हमने इनको बढ़ाया तो इस वाले की, ये वाला जो समूह है ना, इनके जैसे मैंने बताया गुण सेम है तो इनकी संयोजकताएं भी सेम होनी चाहिए, इसकी भी संयोजकता सेम होनी चाहिए, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो हमारे फ़ायदा क्या हो जाता है कि हम सिर्फ एक हाइड्रोजन की निकाल के देखते हैं संयोजकता कितनी है, एक है, तो बाकी सबकी क्या होनी चाहिए, एक। तो जो इस समूह में होता है ना, उनकी सबकी संयोजकताएं +1 होती है, सबकी। इस वाले की सबकी +2। +1 और +2 का मतलब है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ इसकी +2, +3। अब ये बीच वाले हैं ना, ये इनके अंदर कन्फ्यूजन रहती है, डामाडोल की स्थिति में रहते हैं। मतलब आप देखोगे इनकी, यहाँ से जाके हम देखते हैं, जैसे लोहे का एक एग्जांपल लेते हैं, इसका शायद आपको पता होगा, इसकी संयोजकता +2 भी होती है, +3 भी होती है, यानी ये 2 भी दे देता है कई बार 3 भी दे देता है। क्लियर है ना? वो इसके नेचर पे, यानी इसलिए ये वाले जो है ना, इनको हम बोलते हैं संक्रमण। संक्रमण का नाम सुना है? वैसे ही, हाँ, वैसे ये संक्रमण वाले हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये संक्रमित रहते हैं, इनको नहीं पता कि 2 वाली संयोजकता दिखानी है कि 3 वाली दिखानी है कि 4 वाली दिखानी है, कई बार 5 वाली भी दिखा देते हैं। क्लियर है? इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन। बेसिकली तो ये मेटल ही है, क्योंकि इस लाइन से इस तरफ मेटल ही है, ठीक है ना, या धातु है। तो इनको हम बोलते हैं या तो संक्रमण धातुएं या संक्रमण या संक्रमित तत्व, ठीक है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? इसके बाद यहाँ से इस तरफ बोरोन की संयोजकता कितनी होगी? 3+। बोरोन का देख लो, ये 5 नंबर पे है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, तीसरे में 3, तो इसकी क्या होगी? +3। तो एल्यूमिनियम की भी क्या होगी? +3। गैलियम की भी क्या होगी? यहाँ पे जो आएगा उसकी भी +3, यहाँ पे आएगा उसकी भी +3, यहाँ पे आएगा उसकी भी +3। कन्फर्म, ठीक है।
इसके बाद कार्बन की होती है +4 -4। तो जैसी कार्बन की वैसी सिलिकॉन की, वैसी जर्मेनियम की, वैसी नीचे चलता जाएगा। क्लियर है ना? तो अब आपको ये ट्रेंड समझ में आया कि नहीं? मान लो अगर आपको ऊपर वाले की संयोजकता पता हो तो नीचे वाले की संयोजकता बता पाओगे कि नहीं? पक्का? ऐसे ही नाइट्रोजन की होती है -3, तो फास्फोरस की भी -3, आर्सेनिक की भी -3 और नीचे वालों की भी सबकी -3 होगी संयोजकताएं। ऐसे ही ऑक्सीजन की -2, तो सल्फर की भी -2, सिलिकॉन की भी -2। ऐसे ही ये है कौन सा, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, फ्लोरीन होता है, Fe आयरन होता है ये वाला, ये फ्लोरीन F होता है। क्लियर है? ये इसकी संयोजकता -1, तो क्लोरीन की भी -1, ब्रोमीन की -1, नीचे आयोडीन होता है उसकी भी -1, नीचे और भी तत्व है सबकी -1, इनकी 0। ये सबसे अलग होता है, ठीक है ना? इनकी संयोजकता होती है 0, इसलिए इनको, और एक चीज़ और, हीलियम है वो भी एक गैस है, नियॉन भी एक गैस है, आर्गन भी एक गैस है और क्रिप्टॉन भी एक गैस है। इसलिए बोलते हैं इस वाला जो 18वें वाला समूह है ना, हाइड्रोजन एक गैस है लेकिन वो उत्कृष्ट नहीं है। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? जिसका आखिरी वाला कोश है वो पूरा भरा हो। वैसे तो ऑक्सीजन भी एक गैस है, नाइट्रोजन भी एक गैस है, ठीक है ना? कार्बन गैस नहीं है। तो ये वाले इनकी आखिरी कोश है वो पूरे नहीं है, लेकिन हमारे ये वाला जो कोश है ना, ये सबसे अलग है। इसके पास ना तो इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने होते ना ही देने होते। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी को कुछ लेना या देना नहीं हो तो वो किसी से बात नहीं करता है ना? इसका और वही एटीट्यूड इनके पास भी होता है। क्लियर है? इसलिए इनको हम कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैस, ठीक है? तो अब आप ये भी समझ गए होंगे उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं। वो जिनका बाहरी कोश पूरा भरा होता है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर है ना? हाँ, संतुष्ट मान लो, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। अच्छा, आधुनिक आवृत सारणी में उत्कृष्ट गैसें हैं वो कौन से ग्रुप में, समूह में होती है? हाँ। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना मेरे को। एक तत्व है जो 16वें ग्रुप में है, 16वें समूह में है, उसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? -2। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? ये हमें किससे पता चल रहा है? तो इस आवृत सारणी की प्रवृत्ति से पता चल रहा है, ठीक है ना? क्लियर है ये चीज़ सबको? ये एक एक दो दो सबके मैं एक एक दो दो क्वेश्चन बनवा के लिखवा भी दूंगा आपको, लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चन से काम तो चलेगा नहीं, और 18 क्वेश्चन हम लिख नहीं सकते, ठीक है ना? जैसे मैं इसका एक अलग लिखाऊं कि एक तत्व है जिसकी संयोजकता +1 है, तो वो कौन से समूह में होना चाहिए? पहले समूह में, ठीक है ना? एक का तो मैं लिखवा सकता हूँ, बाकी तो आपको समझना ही पड़ेगा, बिना समझे तो बात बनने वाली है नहीं। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि एक तत्व है सोडियम, ठीक है, वो उसकी संयोजकता है +1, कौन से समूह में होना चाहिए? पहले समूह में। या एक तत्व सोडियम है जो पहले समूह में है, तो उसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? +1। क्लियर है ना? एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। अब इसके बाद 2-3 प्रवृत्तियाँ और। हाँ, ज़्यादातर इसकी प्लस होती है, ठीक है? माइनस भी होती है तो इसको उठा के हम वहाँ ले जाएंगे। क्लियर है ना? हाइड्रोजन को जब हम पढ़ोगे, मैंने बताया होगा आपको कहीं पे कि आप जब 11th क्लास में जाओगे तो हाइड्रोजन को अलग से पढ़ते हैं हम, ठीक है ना? इनको देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप 11th क्लास में जाओगे, 11th और 12th में जब केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, तो ये वाला एक इतना है ना, ये एक अलग ब्लॉक बनता है, ये वाला एक अलग ब्लॉक बनता है जिसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसको अलग पढ़ते हैं, और ये वाला जो है इसको अलग पढ़ते हैं, और नीचे वाला है उसको अलग पढ़ते हैं। हमने 3-4 चीज़ें कर ली है। एक तो ये कि जब हम एक समूह से दूसरे समूह में जाएंगे तो एक प्रोटॉन बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ऐसे ही अगर एक ही समूह में हम, अच्छा एक चीज़ और, हाइड्रोजन से लिथियम पे गए, ठीक है ना, तो द्रव्यमान कितना बढ़ा? यहाँ से इसका कितने प्रोटॉन बढ़ गए? 1-2 प्रोटॉन बढ़ गए, ठीक है ना? अब यहाँ से यहाँ गए, कितने प्रोटॉन बढ़ गए? 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन बढ़ गए। इससे यहाँ गए, फिर से 7 बढ़ गए, ठीक है ना? इससे यहाँ गए 37 बढ़ेंगे, सॉरी 18 बढ़ेंगे, ठीक है ना?
तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक गए 2 प्रोटॉन बढ़े, यहाँ से यहाँ गए 7 बढ़े, यहाँ से यहाँ गए फिर से 7 बढ़े, यहाँ से यहाँ जाओगे 17 या 18 बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब इधर बढ़ रहे थे तब तो एक एक ही प्रोटॉन बढ़ रहा था, लेकिन इधर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ प्रोटॉन बढ़ते हैं। क्लियर है ना। इसके साथ एक और प्रवृत्ति अटैच होती है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि देखो इससे उस तरफ। अब मुझे एक बात बताना सिंपल सी कि ये हाइड्रोजन का एक बार के लिए मैं बोल देता हूँ, इसका साइज इतना है, ठीक है, और वो है किसकी वजह से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इसके अंदर मैं कोई एक ही प्रोटॉन और जोड़ता हूँ तो इसका साइज कितना ही बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा ना। एक प्रोटॉन और जोड़ो इतना बढ़ जाएगा, एक प्रोटॉन और जोड़ो इतना बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। क्लियर है ना। दूसरा, अगर इसके अंदर सीधे ही मैं 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ूं फिर क्या होगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्लियर है ना। बस यही चीज़ यहाँ से यहाँ जाते हैं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मैंने प्रोटॉन अभी बताया आपको, एक में 3 बढ़ रहे हैं, फिर 7 बढ़ रहे हैं, फिर 7, फिर 18, एकदम से ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना। यानी कि जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो आकार एकदम से बढ़ता है। ठीक है ना। किसका आकार, परमाणु का आकार। क्लियर है। ये एक और प्रवृत्ति हुई। अब तक जो हमने प्रवृत्ति पढ़ी वो इजी वाली पढ़ी, जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब जो मैं आपको प्रवृत्तियाँ बता रहा हूँ, एक तो हम प्रवृत्ति पढ़ेंगे आकार की, कि परमाणु का आकार किस तरफ जाते हैं तब कैसा होता है, और एक प्रवृत्ति हम और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि इनके इधर जाएंगे तो इनके, हाँ इधर से इधर जाएंगे तो कौन सी, जैसे कि इधर से इधर जाते हैं तो धातुएं घटती जाती हैं और अधातुएं आती जाती है, ये वाली चीज़। इससे नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें। क्लियर है ना। तो पहली चीज़, अगर एक ही समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ेगा, तो इसका आंसर है आकार बढ़ेगा। क्लियर है। इससे इस तरफ जाते हैं, यानी कि एक समूह से दूसरे समूह में, या फिर यूं कह दें कि हम एक ही आवृत्त में जा रहे हैं, ये एक ही आवृत्त है, लिथियम ब्रोमीन, उधर ब्रोमीन बोरोन कार्बन, एक ही आवृत्त है। अगर एक ही आवृत्त में हम चलते जा रहे हैं तो आकार नहीं बढ़ता है, आकार बढ़ने के बजाय घटता है। क्लियर है ना। आकार बढ़ने की बजाय घटता है जब हम एक ही आवृत्त में चलते हैं, और जब एक समूह में नीचे की ओर जाते हैं तब आकार बढ़ता है। क्लियर है। इधर जाएंगे घटेगा, इधर जाएंगे बढ़ेगा। इधर घटेगा क्यों, इधर घटेगा क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, यानी कि यहाँ पे तो 2 आ गए पहले कक्ष के अंदर, अंदर तो फिक्स है, अंदर तो नाभिक है, उसके अंदर तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, और बाहर जो कक्ष है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। हमें बात कर रहे हैं हम किसकी, आकार की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचेगा। ठीक है। खाली कितने बचे, 8, 7 खाली बचे, 1 भरा हुआ है। ठीक है। लिथियम से जैसे ही बोरोन पे आए, बोरोन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 भर जाएंगे। ठीक है। अब अंदर जो प्रोटॉन है और ये देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को, पहले क्या था, एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, इस कक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। एक जो 3 प्रोटॉन थे, 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, फिर हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, आकर्षण बल बढ़ गया। अब इसके बाद एक और आ जाएगा जब बोरोन आएगा। ठीक है ना। बोरोन में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो यहाँ 3 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। क्लियर है। ये गर्ल्स समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ। फिर एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही, और उतने ही यहाँ पे प्रोटॉन होंगे, वो दोनों एक ही कक्ष में होने के। देखो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ वाली दूरी तो नहीं बढ़ रही ना, ये दूरी तो बढ़ नहीं रही, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर मैं यूँ कह दूँ, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक वहाँ पे खड़ा है, दोनों आपस में खींच रहे हैं, या दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, एक तो वो धक्का, और फिर मैं यहाँ की दूरी तो बढ़ाऊँ ही ना, यहाँ पे 5 बंदे खड़े करूँ और उधर भी 5 खड़े करूँ, और फिर से वही एक दूसरे को खींचे, कब ज़्यादा बल लगेगा, 5 वाले में। ठीक है ना। क्योंकि 5 ही तो इधर खींच रहे हैं, 5 ही उधर खींच रहे हैं, तब ज़्यादा बल लगेगा ना। सेम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कक्ष के अंदर बढ़ रहे हैं। ठीक है। और प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है ही, तो बीच वाली दूरी तो बढ़ नहीं रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से ये आकर्षण बल बढ़ जाता है और ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है ना। और जैसे ही ये छोटा हुआ, परमाणु भी छोटा हो गया, परमाणु का आकार भी छोटा हो गया। क्लियर है ना।
इसी कारण से जब हम एक ही आवर्त के अंदर बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं एक ही आवर्त के अंदर, तो परमाणु का आकार है वो घट जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले में। इस वाले में क्या है, लिथियम के अंदर देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन लिथियम से जैसे ही सोडियम के अंदर जाते हैं तो सोडियम के अंदर सीधे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके कक्ष होते हैं 3। ठीक है, ये मैंने बनाया किसके लिए, सोडियम के लिए, और ये है लिथियम के लिए। देखो लिथियम से सोडियम पे आए हैं। लिथियम के अंदर क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन थे, छोटा सा कक्ष। जैसे ही सोडियम पे पहुंचे 3 कक्ष हो गए, है ना। इसी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो उसी कक्ष में ना बढ़कर उससे आगे वाले कक्ष में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, यानी कक्षों की संख्या बढ़ जाती है, इस वजह से ये वाली दूरी बढ़ जाती है, और ये वाली दूरी बढ़ने से आकर्षण बल है वो कम हो जाता है और आकार बढ़ने लगता है। क्लियर है। तो एक ही समूह के अंदर जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आकार बढ़ता है, और एक ही आवृत्त के अंदर अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाते हैं तो घट जाता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रवृत्ति है, इसको अभी हम लिखने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूंगा उस वक्त, एक बार के लिए सारी प्रवृत्ति एक साथ ही आप समझ लो। क्लियर है ना। ये आकार वाली प्रवृत्ति आपको समझ आई कि नहीं। एक और संयोजकता, एक ही समूह में समान रहती है और एक समूह से दूसरे समूह में जाते हैं तो क्या होता है, संयोजकता बदल जाती है। ये नहीं कह सकते हम कि घटती है कि बढ़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 था, फिर +3 +4 फिर माइनस हो गई। ठीक है ना, तो घटने बढ़ने का कोई चक्कर नहीं है। क्लियर है, लेकिन संयोजकता बदलती ज़रूर है, एक समूह की संयोजकता एक रहेगी। क्लियर है, ये प्रवृत्ति समझ आई क्या। इसके बाद यहाँ इस तरफ जो होते हैं, यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा धात्विक गुण वाले होते हैं, या यूँ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से उस तरफ जाते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ये घटती जाती है, परमाणु का आकार। अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हिंदी में कहते हैं विद्युत धनात्मक। ठीक है, या विद्युत धनात्मकता क्या कहते हैं, ठीक है, विद्युत धनात्मकता। इसका बिल्कुल अपोजिट शब्द सोच सकते हो, विद्युत ऋणात्मकता। हाँ, माइनस ऋणात्मक, आगे इलेक्ट्रो लगा हुआ ना, इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब एक बार के लिए थोड़ा सा इसके अंदर देख के बता सकते हो किधर विद्युत धनात्मकता है और किधर विद्युत ऋणात्मकता है। अब आप ये भी समझ रहे हो कि विद्युत धनात्मकता उसकी ज़्यादा होगी जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है ना, इसका मतलब है कि ये वाला समूह है ना, ये सबसे ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, उससे कम ये, उससे कम ये, और इधर फिर घटते जाते हैं। क्लियर है ना। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन होगा, तो इनमें से फर्स्ट ग्रुप वाला, और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम फर्स्ट ग्रुप वाला, और उसके बाद घटते जाते हैं। ऐसे ही फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये वाला, क्योंकि इसका तो कोई सीन ही नहीं है, ये तो संतुष्ट है, इसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऋणात्मक है, और इससे इस तरफ बढ़ते जाते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे ही बढ़ते गए तो विद्युत ऋणात्मकता है वो घटती जाती है। क्लियर है ये चीज़, क्यों घटती जाती है, तो इसका भी वही सेम मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ से इस तरफ हम जाते हैं तो आकर्षण बल बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। और विद्युत धनात्मकता होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की पावर, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर, यही तो है धनात्मकता और ऋणात्मकता। ठीक है, तो इसके देखो, इसके अंदर से इधर हम गए तो साइज कम हो गया और बल है वो बढ़ गया। बल जैसे ही बढ़ा, बल बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति बढ़ गई। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो इसके ऊपर ज़्यादा बल लग रहा होगा, इससे आगे वाले का आकार छोटा, बल बढ़ गया और उसकी जो धनात्मकता है वो कम हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो गई। समझ रहे हो क्या ये चीज़। क्यों,
इससे इस तरफ, सबसे पहले तो इससे इस तरफ जाएंगे, धनात्मकता है वो घटेगी। क्यों घटेगी? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि उसका आकार है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और आकार छोटा हो गया तो उसका आकर्षण बल बढ़ गया, और आकर्षण बल बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया, ठीक है ना। समझ आई कि नहीं? सिमिलरली उसके लिए कि ये इस तरफ जाते हैं तो क्यों बढ़ता है, वो भी इसीलिए क्योंकि इससे इस तरफ जाते हैं तो आकार क्या होता है, बड़ा होता जाता है। उल्टा चल रहे हैं, इधर जा रहे तो आकार घट रहा था, इधर आ रहे हैं तो आकार बड़ा हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आकार बड़ा हो रहा है उसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है ना। तो ये 4 ट्रेंड हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक धनात्मकता या विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, आकार ऊपर और दोनों साइड नहीं बची है। हाँ, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, ये तो आपको पता ही है। धात्विक गुणधर्म अगर दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो धात्विक गुणधर्म है वो कम होंगे, और बाएं से दाएं की ओर आएंगे तो अधात्विक गुणधर्म, ये तो पता ही है, क्योंकि धातु इधर, अधातु इधर होती है और धातु इधर होती है। क्लियर है ये सबको। अच्छा, एक चीज़ और, वो भी थोड़ा सा ध्यान दे लो कि जो धातु है इस तरफ है सारी की सारी, और इस तरफ कहीं पे संयोजकता माइनस दिख रही है क्या आपको? यानी कि धातुओं की संयोजकता हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। और यही मेन कारण है धातु इतनी ज़्यादा विद्युत और ऊष्मा का चालन करती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है ना। वो इसी कारण से करती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे देते हैं और ज़्यादा जल्दी दे देते हैं। क्लियर है। और उधर देखो वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले मतलब पहले ही भिखारी बैठे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन अगर देंगे ही नहीं तो फिर आयन बनाएंगे नहीं, और विद्युत धारा चलेगी नहीं या ऊष्मा भी नहीं चलेगी। समझ रहे हो ये चीज़? ठीक है। तो अब एक एक करके ये क्वेश्चन लिखेंगे और इसके बाद आप चले जाना। प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है संयोजकता के बारे में, बता सकते हो? एक समूह के अंदर संयोजकताएं भी समान होती है, ठीक है। और जैसे जैसे समूह बदलेगा तो संयोजकता भी बदलेगी। क्लियर है। संयोजकता की पीरियोडिक टेबल जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर क्या प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति का मतलब तो सबको क्लियर है ना, ट्रेंड या प्रकृति जहाँ पे भी हो क्या काम आएंगी। तो जैसे ही आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे तो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होने चाहिए कि हाँ इस तरफ वाले इसकी प्लस होगी, इस तरफ इसकी माइनस होगी, एक ही समूह में तो इनकी संयोजकताएं प्लस होगी, इधर जाएंगे तो इनके आकार घटेंगे, नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए। जैसे कि मान लो जैसे ही आप बस स्टैंड के अंदर एंटर किए तो शुरू में पहले दिन मान लो आप बस स्टैंड पे गए तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि हाँ 1 नंबर बूथ पे ये वाली गाड़ी आती है, ये वाली बस आती है, 2 नंबर वाले बूथ पे ये वाली आती है, 3 नंबर वाले पे ये वाली आती है ना। और जैसे ही आप 2-3 बार गए आपके ये दिमाग में क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर आपसे कोई और भी पूछे तो आप बता देते हो कि अगर मान लो दिल्ली जाने वाली 1 नंबर वाले बूथ पे है, बस क्लियर है। ये होती है प्रवृत्ति, ठीक है ना। यानी कि आप जिस जगह जा रहे हो या जिस जगह को देख रहे हो या जिस चीज़ को देख रहे हो उसे तुरंत समझ जाओ, ठीक है ना। जैसे ही आपको ये आवर्त सारणी दिखाई दे आप तुरंत समझ जाओ। क्लियर है ना। और ये आवर्त सारणी, ये आधुनिक आवर्त सारणी है ना, क्योंकि ये अब बन चुकी है, इसके अंदर कोई कमी भी नहीं है खास, ठीक है ना। इसलिए इसको तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इससे पहले वाले जो है वो अगर आप भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ वो अलग बात है कि आप इसका पीछा छोड़ दो। आप इसका पीछा कैसे छोड़ सकते हो कि पढ़ना ही छोड़ दो या फिर +1 या हाथ खड़े कर लो। अब एक चीज़ इधर देखना एक बार के लिए कि एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज की क्या प्रवृत्ति होती है। का आकार है वो घट जाता है, ये उसने क्वेश्चन के अंदर ही लिख दिया। परमाणु का आकार घट जाता है, लेकिन कारण बताइए क्यों घट जाता है। तो क्या लिखोगे? ये वाला लिखोगे। हाँ, एक ही कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जिसकी वजह से बल है वो, आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है और परमाणु का आकार है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को लिखना हो तो लिख ही लो यहाँ पे आकर्षण, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बार और जोड़कर खा लेता
आकर्षण बल बढ़ जाता है और परमाणु आकार कम हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जब एक ही समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार है वो बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? तो उसका आंसर है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ कोष भी बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से बल है वो कम हो जाता है और बल है वो कम हो जाता है और आकार है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज मत होना, मिक्सअप मत करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धनात्मकता की क्या प्रवृत्ति होती है? ये विद्युत धनात्मकता का ट्रेंड या प्रवृत्ति हुई, बिल्कुल एज इट इज़ ही विद्युत ऋणात्मकता का होगा। नीचे वाला भी है। हाँ ये भी है, इसके साथ ही। आगे चलें। अब नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता की क्या प्रवृत्ति होती है? जब हम एक ही आवृत्ति में बाईं से दाईं की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बाईं से दाईं घटती है, क्योंकि उस तरफ होती है ना ऋणात्मकता। तो क्लियर है, उससे इस तरफ आएंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये वर्ड है, इसके ऊपर ध्यान रखना, और ये वर्ड आपको तभी याद रहेंगे जब आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर होगी, वरना बाईं दाईं कंफ्यूज हो जाओगे। कईयों को तो यही नहीं बताओ बाईं कौन सी होती है, कौन सी होती है बाईं? ठीक है, देखो मैं ऐसे पता करता हूँ, इस तरह पता लगता है। एक ही आवृत्ति में दाईं से बाईं ओर बढ़ते हैं तो विद्युत धनात्मकता घटती है। सॉरी, ऋणात्मकता करो यहाँ पे। विद्युत, ये क्वेश्चन लिख लिया ना धनात्मकता वाला, मैं अब ऋणात्मकता वाला लिख रहा हूँ। और एक चीज़ और, कोई मूर्ख लोग उसी में काटा पीटी मत कर देना, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। हाँ, कहीं फिर मेरे पे इल्ज़ाम ठोक दो, सर आपने तो करवाया था। वीडियो में भी ऐसा ही मिलेगा, नहीं उसके पहले वाला। तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है दाईं से बाईं ओर बढ़ते वक्त, ठीक है, क्योंकि परमाणु का आकार है वो छोटा होता जाता है, कि बजाय यहाँ पे कर लो बड़ा होता जाता है। बड़ा क्यों होता है ये तो पता है ना। और इसका इलेक्ट्रॉन जब एक ही समूह में, ऊपर से नीचे कर लो, नीचे से ऊपर, जो भी आपकी ना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु का आकार घटता है और इसलिए विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना आसान हो जाता है। धात्विक गुण की क्या प्रवृत्ति होती है? तो धात्विक गुण की डिट्टो वही प्रवृत्ति होती है जो विद्युत धनात्मकता की होती है, ठीक है ना, क्योंकि विद्युत धनात्मक भी तो धातु ही होते हैं। क्लियर है ना। तो अगर इसको अलग क्वेश्चन में लिखना चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ, और अगर स्मार्ट हो तो कर सकते हो आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई है यहाँ पे। धात्विक गुण की प्रवृत्ति और अधात्विक गुण की दोनों में एक ही क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ। देखो, एक ही समूह में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण तो घटता है, जबकि अधात्विक गुण है वो बढ़ता है, ठीक है।
ये भी गलत है, आवर्त है यहाँ पे, ये ठीक कर लेना। एक ही आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण घटता है जबकि अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती है तथा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, ये जो गलतियाँ हो रही है ये मैंने चाय नहीं पी रखी इसलिए हो रही है। ये गुण घटता है, ये हो गया। अब करते हैं हम समूह की बात, क्योंकि ये जो धात्विक गुण है ना, ये मैं बढ़ता घटता क्यों काट रहा हूँ, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये सारी चीज़ें विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता, सारे जितने भी ट्रेंड मैंने बताया ना, ये इलेक्ट्रॉन लेने और देने से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जहाँ जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ धात्विक गुण भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा होगी वहाँ अधात्विक गुण ज़्यादा होगा। अब जैसे एक ही समूह में ऊपर की ओर नीचे जाने पर धात्विक गुण है वो बढ़ता है। ठीक है, और धात्विक गुण बढ़ता इसलिए है क्योंकि नीचे नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन लिख लिया गया? एक छोटी सी चीज़ है वो और लिख लो बस, बिल्कुल छोटी सी, वो ये, उसको चाहे आप क्वेश्चन फॉर्म में कैसे भी लिखना, लेकिन ये चीज़ ज़रूर लिख लो। हिंदी में लिखो, हिंदी में विद्युत धनात्मकता क्या होती है? अगर क्वेश्चन फॉर्म में लिखो तो, और विद्युत ऋणात्मकता, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, एक नंबर में पूछा जा सकता है आपका इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। अब जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन देता है उसकी क्या ज़्यादा होगी? विद्युत धनात्मकता ज़्यादा होगी। क्लियर है? यहाँ पर ये चैप्टर 5th कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ हमारे एक्सरसाइज के, NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचते हैं।